हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद्र क्लास व अपन बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में अपना चैप्टर चल रहा है छठा। चैप्टर का नाम है पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन। यानी कि क्या है, चैप्टर का नाम क्या है अपना कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है अपना कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। यानी कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां पर। तो इस टॉपिक में अपने को क्या पढ़ने के लिए अच्छी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपना पॉइंट चलेगा, अपना ये पहला पॉइंट चलेगा कि पर्यावरण को लेकर क्या है, पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर। यानी कि रवैये में अंतर यानी कि जो पर्यावरण को लेकर कोई भी जो चीज़ है, जो पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच में जो अंतर है या रवैया या वाद विवाद हो रहा है, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। सेकंड टॉपिक है अपना कि सेकंड टॉपिक अपना है कि उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश क्या है, उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में आज पर्यावरण मौजूद है। क्या है, पॉइंट दोबारा पढ़ रहे हैं अपन। उत्तरी गोलार्ध के यानी कि उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दिशा में पर्यावरण आज है। और उसके बाद बात करें अपन थर्ड पॉइंट अपना है। थर्ड पॉइंट क्या है अपना, यह देश चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में हर देश बराबर की हिस्सा निभाए, यानी हिस्सेदारी निभाए। क्या कौन से देश का, जो अमीर देश है उनका कहना है कि मेन बात इसमें में उनका ये कहना है कि यह देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की बराबर हिस्सेदारी। यानी जो अमीर देश है जिनका कहना है पर्यावरण में जो भी नुकसान भरपाई देशों को करनी है या सदस्यों को करनी है तो हर देश बराबर करेगा। हम अमीर है तो ऐसे नहीं हम ज़्यादा करेंगे, इनका यह कहना है। तो अब आता है अपना चौथा टॉपिक, चौथा टॉपिक आता है। लेकिन अपना छोटा टॉपिक क्या कह रहा है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देश यह चाहते हैं कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान विकसित देशों ने पहुंचाया। यानी कि जो क्या कह रहे हैं दक्षिणी, यानी कि लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देश है ना, जो विकासशील देश है वो चाहते हैं कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान विकसित देशों ने पहुंचाया। यानी कि जो अमीर देश है उन्होंने पहुंचाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने औद्योगिकरण या उद्योग वगैरह उत्खनन किए होंगे, टेक्नोलॉजी में आगे गए होंगे, बड़े बड़े परमाणु बम बनाए होंगे, हथियार बनाए हुए, जिसके कारण से पर्यावरण प्रदूषण हुआ है। बाकी जो विकासशील देश है, जो विकासशील देश है जो कि अपना विकास कर रहा है, तो वो उसकी वजह से जहाँ पर्यावरण प्रदूषण नहीं हुआ, उनका ये कहना है। उसके बाद है कि अपना जो पांचवा टॉपिक है, पांचवा टॉपिक का नाम है कि तो उनके नुकसान की भरपाई भी ज़्यादा विकसित देश करेंगे। यानी कि जिन्होंने जो भी अमीर देश है, यानी कि अमीर देश इन्होंने ज़्यादा विकसित उनके देश में विकास किया होगा तो नुकसान तो हुआ होगा, यानी पर्यावरण का प्रदूषण तो हुआ होगा, पर्यावरण का नष्ट यानी कि पर्यावरण का प्रदूषण हुआ होगा, तो उनकी भरपाई भी इनको ज़्यादा करनी है। अब बात करते हैं इसी पॉइंट के आगे की बात करते हैं अपन। आगे अपन बात करते हैं, रुको एक बार पेन को ध्यान देगा। अब बात करें कि इसी में कि छठा पॉइंट है अपना कि विकासशील देश तो अभी औद्योगिक की प्रक्रिया में गुजर रहे हैं। यानी कि जो विकासशील देश है, यानी कि जो अभी गरीब देश है जो विकास की तरफ अपना गुजरा करने की, विकासशील देश तो अपनी औद्योगिक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और इन पर प्रतिबंधन लगाया जाए, इन पर प्रतिबंधन नहीं लगाया जाए, इनका यह कहना है। यानी कि जो विकासशील देश है जो अपना अभी विकास के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं, इनके वो नुकसान नहीं करे, अपने विकास के रूप में अभी कार्य करे, तो छाता टॉपिक कहता है इन पर प्रतिबंधन नहीं लगाया जाए, यानी कि इन पर प्रतिबंधन नहीं लगाया जाए। अब बात करते हैं अपन कि इस कारणवश, यानी कि इस कारणवश ये टॉपिक अपना पॉइंट है। इस कारणवश 1992 में, कब होता है 1992 में रियो सम्मेलन होता है। क्या होता है 1992 में रियो सम्मेलन में इसकी प्रास्ताविकता किया गया कि मान लिया, यानी कि उनको मान लिया कि हाँ हम ज़्यादा भरपाई करेंगे। जो जो अमीर देश है उन्होंने मान लिया कि हाँ हमारी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है पर्यावरण का या प्रदूषण हुआ है तो हम भरपाई करेंगे। इसी सिद्धांत को ही साझी
साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहा गया है, यानी कि इसी सिद्धांत को साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहा गया है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना टॉपिक क्या कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक अपना कह रहा है कि हाँ, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है अपना कि संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमन चार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि UNFCCC का पूरा नाम क्या है। अब क्वेश्चन में आ गया UNCC का पूरा नाम क्या है। जो मैंने लिखा है, जो यहाँ लिखा हुआ है देखो, UNCC का पूरा नाम क्या है, UNFCC का पूरा नाम क्या है नहीं, और इसका क्या नाम है पूरा, तो अपने को याद रखना है। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में के रूप में बन सकता है, तो इसको काफ़ी ध्यान से पढ़े। तो क्या है, UNCC का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल फेवरसन कंसेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज। ओके, क्या है, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कंसेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमन चार जो बनता है, जो कब बनता है, 1992 में। कब बनता है, 1992 में। और इसका हिंदी में नाम क्या है, इसका हिंदी में नाम पूछ लिया या इंग्लिश में पूछने की संभावना कम है, पर हिंदी में नाम क्या है, तो हिंदी में नाम है इसका जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमन चुरुत, यानी कि इसका हिंदी में नाम ये नियमन चार बी इसको कहा गया है। देखो इसमें बता दिया, इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण के अपक्ष या अपनी हिस्सेदारी के लिए आधार पर साझे परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का निभाने हुए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है इसमें, पॉइंट दोबारा पढ़ते अपन कि इस संधि को, यानी कि ये संधि हुई थी 1992 में। कब हुई थी, 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी। इसको एक बार मिटा देंगे अपन ताकि ये पूरा मैथमेटिक्स सिस्टम होगा। हाँ, अब ये संधि कब हुई थी, सबसे पहले अपन बात करते हैं ये संधि कब हुई थी। तो ये संधि हुई थी 1992 में, और इसका हिंदी 1992 में, और इसका हिंदी में नाम क्या है, जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमन चार भी इसको कहा गया है। और इस अपना टॉपिक आता है, इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्ष में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझे परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। यानी कि क्या प्रयास करेंगे, कि ये कह रहा है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश, यानी कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्ष के अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझे परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाने हुए पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें अपना पॉइंट आएगा, तो अपना पॉइंट है इस नियमानुसार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे, यानी कि इस नियम जो इस संधि हुई थी इसमें कंफर्म कहा गया, इसको जो मानने वाले देश है तो इनको नियमानुसार के कार्य इनके आधार पर कार्य करना है। अब बात आता है कि ऐतिहासिक के रूप से भी और मौजूदा समय से भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा भूमिका विकसित देशों की है। यानी कि जो एक तो इसमें दो बात है, जो ग्रीन हाउस गैस है, यानी जो ग्रीन हाउस गैसों में जो परत पे सद आ रही है, तो इसमें से जब तक इसमें भूमिका किसकी, यानी कि किसकी वजह से ये खराब हुआ, तो ये विकसित देशों की भूमिका इसमें रही, या विकसित देशों की वजह से खराब हुआ या प्रदूषण हुआ। और जो पृथ्वी होती है, यानी कि जो सूर्य होता है, ये सूर्य और ये पृथ्वी, तो बीच की जो लाइनें होती है जो ग्रीन हाउस गैस होती है, यानी ग्रीन हाउस गैस होती है, जिसको अपन प्रदूषण कुछ भी करेंगे तो ये ग्रीन हाउस गैस वगैरह ये हट जाती है। तो यहाँ से सूर्य से जो किरणें आती है जो पृथ्वी पर आती है, जिससे पृथ्वी को काफ़ी हानि पहुँच सकती है।
अब बात करते हैं अपना तीसरा टॉपिक है कि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की क्षमता कम है, यानी कि इसमें कह रहा है कि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन क्षमता कम है और इस कारण चीन और भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल से बाध्यता से अलग रखा गया है। यानी कि अब क्या कह रहा है कि जो विकासशील देश है, यानी जो विकासशील देश है उनको इस जो संधि हुई थी तो इस संधि से बाहर रखा गया है। और संधि क्या हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो इसको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आगे शेयर करें।